रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी किचन का काम खत्म करके हॉल में एसी चलाकर आराम करने लगती है। तभी उसकी ननद नव्या कॉलेज से घर आ जाती है और आते ही बड़ी खुश होकर कहती है, भाभी एक मस्त सी कॉफी बनाकर ले आओ, बड़ी थकान हो रही है। थकान हो रही है तो जाकर कमरे में पसर जाओ ना। और ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई होती है या नहीं? तुम बे टाइम ही घर आ जाती हो। वो क्या है ना भाभी, कल से हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए आज लेक्चर भी एक दो ही हुए। फिर दोस्तों के साथ चिल किया और घर चली आई। गर्मियों की छुट्टियाँ, चलो सही है। घर रहोगी तो काम में मेरा हाथ बटाओगी। चलो अब जाकर तुम कॉफी बनाओ, वो भी 2 कप। स्वीटी बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास विनीता वहाँ आती है और दोनों को बातें करता देखकर कहती है, बड़ी फुर्सत में बैठी है बहू, सारे काम निपटा लिए या काम चोरी की जा रही है? सासू माँ, मैं काम चोरी करने बैठी ना तो सारा घर गंदा पड़ा रहे। काम काज कब से निपटा लिए मैंने। अच्छा जी, तो शाम की चाय ही बना ले, समय हो गया है। क्यों नहीं सासू माँ, जाओ नव्या, कॉफी के साथ साथ सासू माँ के लिए चाय बना लाना। ऐसा है, मेरी पड़ गई हैं छुट्टियाँ और छुट्टियाँ होती है आराम के लिए, ना कि काम करने के लिए, इसलिए मुझे कुछ ना ही कहे तो ही ठीक है। अरे पर क्या परसर करे जा रही है? अरे रोज कॉलेज जाना, पढ़ाई में दिमाग लगाने जितना मेहनत वाला काम करती है। अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो क्या तू उससे घर के काम करवाएगी? जाकर चाय बना कर लेकर आ जल्दी। अब सास से क्या बहस करना, ये सोचकर स्वीटी बिना कुछ कहे किचन में पहुंच जाती है। समय बीतता है। एक सुबह 10 बजने पर भी जब स्वीटी का पति अमर सोकर नहीं उठता तो वो गुस्से में उस पर पानी छिड़कते हुए कहती है, अरे कितने जन्मों की नींद आज पूरी करोगी? ऑफिस जाने का इरादा है या नहीं? ओहो यार, अपना काम करो, मेरी छुट्टियां हैं, मुझे सोने दो चैन से। छुट्टियाँ? कैसी छुट्टियाँ? अरे तुम स्कूल या कॉलेज के बच्चे थोड़ी ना हो जो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी। ऑफिस जाते हो तुम, भूल गए क्या? क्या यार, सारी नींद का सत्यानाश कर दिया यार। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बॉस ने 3 हफ्ते के लिए एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। हाँ तो करो ना वर्क फ्रॉम होम, पलंग पर पसरे रहो। यार तुमसे मेरी छुट्टियां देखी नहीं जा रही क्या? बोला तो आधे एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो आधे वाले फ्रेशर हैं, मैं उनमें नहीं आता। घुसी बात भेजे में। अच्छा तो तुम्हारे लिए ये छुट्टी हो गई, मतलब ऑफिस में भी गर्मियों के कारण छुट्टी पड़ सकती है। गजब की खबर सुना रहे हो। अरे बॉस अच्छा होना तो क्या नहीं हो सकता। अभी चलो निकलो और थोड़ी देर में मस्त नाश्ता बनाकर तैयार कर देना, तब तक मैं एक झपकी और ले लेता हूँ। इतना कहकर अमर दोबारा चादर तान कर सो जाता है और स्वीटी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और हॉल में आती है तो विनीता उसे बुलाते हुए कहती है, अरे बहू इधर तो आ जरा, मैं वो कह रही थी फोन में जरा नैनीताल जाने की टिकट तो देख। सोच रही हूँ इस गर्मियों की छुट्टियाँ अपनी नैनीताल वाली बहन के यहाँ हो आऊँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मियों की छुट्टियाँ मजे से नैनीताल में बिताओ, ठीक है? और आपकी बेटी घर पे कोई काम न करे, आपका बेटा वर्क फ्रॉम होम लेकर सारा दिन घर पे बिस्तर तोड़ता रहे, मैं घर पे बंधुआ मजदूर बन के खाली मजदूरी करती रहूँ। क्या हो गया भाभी, क्यों अपनी कर्कश आवाज से घर में ध्वनि प्रदूषण फैला रही हो? यार स्वीटी कहा तो था अब डिस्टर्ब मत करना, पर नहीं, तुम्हें तो मेरा चैन पसंद ही नहीं आता। चैन तो मेरा लूट रखा है आप लोगों ने, बस बहुत हो गया। आज से मेरी भी गर्मियों की छुट्टियां हैं और मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कह देगा। इतना कहकर वो अपनी साड़ी का पल्लू झटक कर अपने कमरे में चली जाती है। बाकी घर वाले उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उस बात को स्वीटी का गुस्सा समझकर भूल जाते हैं। शाम के समय जब पड़ोस में रहने वाले कपूर जी घर आते हैं तो उन्हें देखकर विनीता कहती है, अरे कपूर जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? ओ विनीता जी, क्या है ना, आपके दर्शन किए बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आपसे मिलता चलूं। क्यों कपूर अंकल, सासू माँ कोई देवी लग रही है क्या जो उनके दर्शन करने आए हो? अरे बहू, तू जुबान नहीं, अपने हाथ चला और जाकर कपूर जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ओफो सासू माँ, भूल गई, मैं गर्मियों की छुट्टी पर हूँ और आज से काम छोड़कर मैं बाकी जो चाहे करूँगी। क्या बात है विनीता जी, आपके राज में आपकी बहू छुट्टियों का आनंद ले रही है। सही है, सास हो तो आप जैसी। चलिए इसी बहाने आपके हाथ की चाय तो नसीब हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। सासू माँ,
चाय बन जाए तो एक कप मेरे कमरे में भिजवा देना, तब तक मैं जाकर थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। इतना कहकर स्वीटी अपनी सास को आंख मारते हुए कमरे की तरफ चली जाती है और विनीता उसे घूरती रहती है। रात के समय सभी खाना खाने के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर अब तक खाना नहीं लगा। तभी अमर स्वीटी को आवाज लगाकर कहता है, स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? रात के 9 बज गए माँ, अब तक खाना नहीं लगाया भाभी ने। किस काम में बिजी हैं? भगवान जाने कहीं अब तक लाली लिपस्टिक तो नहीं लगा रही। आज शाम की चाय भी मैंने ही बनाई थी। अब देखो खाने के समय पर ना जाने कौन से घर में घुसकर बैठी है। अमर के काफी आवाज देने पर भी जब स्वीटी बाहर नहीं आती तो तीनों उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि स्वीटी हेडफोन लगाकर मटकते हुए नाच रही है। तभी नव्या उसके करीब जाकर उसके हेडफोन को हटाकर बिस्तर पर पटक देती है। भाभी भांग वांग चढ़ाकर मटक रही हो क्या? कब से भैया आपको आवाज लगा रहे हैं, पर आप हो क्या गाने सुन रही हो? हाँ तो अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें क्या खुजली मच रही है? कौन सी छुट्टियाँ? सारा दिन घर पर ही तो रहती हो, तुम्हें छुट्टी की क्या जरूरत? वही तो, शाम को अपने पड़ोसी कपूर जी आए थे, तब भी यही कह रही थी महारानी। अरे जिस घर की जिम्मेदारी हो, सारा दिन घर में ही रहना हो, ना कहीं आना ना जाना, ना कोई मुश्किल काम और ना कोई कमाई करना, तो भला उसे छुट्टी लेकर आराम करने की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया, मतलब आपके हिसाब से पूरा दिन घर में रहने वाला इंसान कोई मुश्किल से काम नहीं करता, उसके लिए छुट्टी नहीं हो सकती। सारा दिन मैं तीनों टाइम घर का खाना पानी बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ करती हूँ। अगर शनिवार रविवार हो ना तो ये काम बढ़कर मेरे लिए 5 से 6 बार हो जाता है। पर ये कोई मुश्किल का काम थोड़ी है। मुश्किल काम तो ऑफिस जाना है, कॉलेज की पढ़ाई करना है, दोस्तों के साथ चिल करना है, पड़ोसियों के साथ गप्पे हाँकना है। बहुत मेहनत लग जाती है ना उसमें। किचन में खड़े रहकर गर्मी में आधा घंटा बर्तन घिसना, कड़ी धूप में सब्जियां लाना, कड़ी धूप में कपड़े धोना, इन सब में तो मेहनत लगती नहीं। क्या छुट्टी देनी चाहिए ऐसे इंसान को? तुम्हें हो क्या गया है? ये सब बोलकर जताना क्या चाहती हो? जताना नहीं, एहसास दिलाना चाहती हूँ। जैसे आप लोग छुट्टियों का सुकून लेते हैं ना, वैसे ही सुकून की जरूरत मुझे भी है। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ जो लगातार काम करती रहूँ बस। अब तक मुझे भी एहसास नहीं था, लेकिन सच में भाभी कितना काम करती हैं। हम सब की फरमाइशें पूरी करती हैं बिना आराम किए। सही कह रही है नव्या तू। सास बनने के बाद मैं तो भूल ही गई कि बहू की तरह मैं भी कभी ऐसे ही दिन रात काटती थी और हमेशा सोचती थी कि भले एक दिन की ही, लेकिन मेरी भी छुट्टी हो। माफ करना बहू, बहू की गर्मियों की छुट्टियाँ अब ऐसे बीतेंगी कि तू याद रखेगी हमेशा। मतलब सासू माँ? मतलब इस गर्मी की छुट्टियाँ तू जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकती है। सच में सासू माँ? हाँ बहू हाँ, जी ले अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ। ये सुनते ही स्वीटी अपनी सास को गले लगा लेती है और कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने पति के साथ गोवा के लिए निकल जाती है, जहां वो बीच पर बहुत एंजॉय करती है। और इस तरह स्वीटी बहू बनने के बाद अपनी पहली गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेती है। सीमा और रीमा 2 बहनें थीं। वैसे तो वो दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती। जहाँ एक तरफ सीमा रसोई का सारा काम संभालती, वहीं रीमा घर की साफ सफाई जैसे बाकी कामों को देखती। लेकिन जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, वहीं इनकी दूर की दादी सोमवती इनके प्यार से बड़ी परेशान थी। वो कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आती है और वो इन दोनों का आपस में प्यार देखकर उन्हें अलग करने की योजनाएं बनाने लगती है और एक दिन खुद से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये दोनों सौतेली बहनें हैं, पर दोनों में सगी से भी ज्यादा प्यार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो मेरी कद्र करना ही भूल जाएंगी। नहीं सोमवती, तू ऐसा नहीं होने दे सकती, कुछ सोच। जिसके बाद सोमवती अपने मन में ये ठान लेती है कि वो सीमा और रीमा की खुशहाल जिंदगी में आग लगा के ही मानेगी। अगले दिन जब सीमा कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है तो उसकी दादी उसके पर्स से पैसे चुराकर रीमा के बैग में डाल देती है। और जब सीमा अपने बैग को देखती है तो वो बोलती है, अरे ये मेरे पैसे मिल क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे? आखिर कहाँ गए? मैंने यहीं तो रखे थे।
ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी भगवान झूठ ना बुलवाए, जरूर ये पैसे रीमा ने लिए हैं। अब तो ये मान ना मानिए, तेरी मर्जी है। क्या दादी आप भी, वो ये पैसे क्यों लेगी? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। उसे पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांग लेती, वो मेरी बहन है, मैं उसे मना थोड़ी करती। बहन तो है, लेकिन आखिर सौतेली ना। अरे मैंने खुद उसे तेरे पर्स से पैसे निकालते देखा है। अब तो ये मान ना मान तेरी मर्जी है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो वो रसोई में है, इतने तो उसका पर्स चेक कर ले। जिसके बाद अपनी दादी के कहने पर सीमा रीमा का पर्स चेक करती है और खोए हुए पैसे उसमें मिल जाते हैं। जिसके बाद सोमवती अपनी पोती को भड़काने के लिए बोलती है, देखा भगवान झूठ ना बुलवाए, मिल गए ना पैसे। मैंने तो बोला ही था। अब तू उसे जमकर सुना दे और सवाल कर उससे कि उसने पैसे क्यों लिए, और उसकी बोलती बंद कर दे। नहीं दादी रहने दो, आखिर वो मेरी बहन है, जरूरत होगी तो ले लिए होंगे, कोई बात नहीं। आप भी ये भूल जाओ और मैं भी भूल जाती हूँ। जिसके बाद वहाँ रीमा आकर कहती है, सीमा कॉलेज नहीं चलना क्या? मैंने हम दोनों का लंच पैक कर लिया है और अब जल्दी चल। दादी तो है ही बातों की पेटी, घर आकर बात कर लियो, अभी कॉलेज चल वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। और उसके बाद सीमा और रीमा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और बेचारी दादी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। शाम को जब दोनों बहनें घर आती हैं, तो रीमा बोलती है, सीमा कल कॉलेज पार्टी में तो क्या डालने वाली है? मैं तो वो ब्लैक सूट डालूंगी, वो मुझ पर बड़ा अच्छा लगता है। कॉलेज के सभी लोग मुझे ही देखेंगे। अरे पर वो तो मैं डालने की सोच रही थी, वो तो मुझ पर भी बहुत जमता है। अच्छा एक काम कर, तू ही डाल ले, मैं कुछ और डाल लेती हूँ। दोनों की ये सारी बातें वहीं बैठी दादी सुन लेती है और मन में बोलती है, ना रहेगा सूट और ना रहेगा दोनों सौतेली बहनों में प्यार। और भगवान झूठ ना बुलवाए, अब सौतेली बहनें प्यार से साथ रहती अच्छी थोड़ी लगती हैं। इतना कहकर सोमवती रात को सीमा और रीमा के कमरे में जाती है और वो काला सूट फाड़ देती है और फाड़कर वापस अपनी जगह पर रखकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रीमा तैयार होते हुए अपनी दादी को आवाज मारकर बोलती है, दादी दादी मेरी बात सुनो, जरा यहाँ आना। क्या हुआ लाडो, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया, आसमान फट गया या जमीन? दादी आपने मेरा ब्लैक सूट देखा, कहीं मिल नहीं रहा है। और उसके बाद सोमवती घबराने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटा वो तो मैं। दादी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे लेट हो रहा है, अगर देखा है तो बताओ ना। बेटी कल मैंने देखा कि सीमा तेरे सूट को कैंची से काट रही थी और बोल रही थी कि ये सूट अगर मैंने नहीं पहना तो रीमा भी नहीं पहनेगी। जिसके बाद रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है, क्योंकि रीमा का स्वभाव सीमा के स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादी, मैं कुछ और पहनकर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कपड़े पहनकर अपनी बहन के साथ चली जाती है और उसे ऐसे चुप चुप देखकर सीमा बोलती है, क्या हुआ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतनी चुप क्यों है? अच्छा अब ये आप पूछ रही हो? हाँ बताना क्या हुआ? आपने मेरा ब्लैक सूट कैंची से फाड़ा और अब पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे लड़की तू पागल हो गई है क्या? मुझे सूट फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तू पहने मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। तूने भी तो मेरे पर्स से पैसे चुराए थे, लेकिन मैंने कुछ बोला क्या? पैसे? वो भी मैंने नहीं तो कब चुराए? और ये किसने कहा? दादी ने बताया। मुझे भी दादी ने बताया कि तूने मेरा सूट फाड़ा। पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? अरे तुम बहुत भोली हो सीमा, भले ही हम दोनों बहनें हैं पर हैं तो सौतेली ना। उनको हमारा इतना घुलना मिलना पसंद नहीं आया, बस इसलिए उन्होंने सूट फाड़ा और पैसे भी चुराए। हमें कुछ तो करना होगा जिससे दादी की आदत छूट जाए, वरना उनके चक्कर में सच में हमारे बीच दरार आते देर नहीं लगेगी। जिसके बाद सीमा और रीमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दोनों मुंह फुलाकर घर वापस आती है और उनका चेहरा देखकर ही सोमवती समझ जाती है कि दोनों बहनों का रिश्ता अब टूट गया है और वो बोलती है, भगवान झूठ न बुलवाए, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये दोनों एक दूसरे पर नहीं बस मुझ पर ध्यान देंगी। इतना कहकर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और सुबह होने पर सोमवती आवाज लगाकर सीमा से बोलती है, सीमा बेटा चाय नाश्ता ले आ। पर दादी चाय नाश्ता तो मैंने बनाया ही नहीं। पर क्यों? दादी मैं क्यों बनाऊं? ये मैडम घर का थोड़ा सा काम करके आराम करती है,
और मुझे सुबह शाम चूल्हा चौका करना पड़ता है। अब से ना मैं ना सुबह का काम करूंगी ना शाम का। जिसके बाद बेचारी सोमवती को खुद ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है और वो आवाज लगाकर रीमा को घर के काम करने को कहती है और रीमा जवाब देती है, दादी मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। जब ये खाना नहीं बना रही तो मैं क्यों साफ सफाई करूं? यानी ये मैडम तो बिना मेहनत की रोटी खाए और मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूं। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी दादी को ही पूरे घर का काम करना पड़ता है और उसको इतना काम करता देखकर सीमा रीमा से बोलती है, रीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी दादी इतना काम कर रही है, मैं उनकी कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं सीमा, कोई जरूरत नहीं है। हमने आज तक जब जब वो आई तब तब उनको काम नहीं करने दिया और सब खुद किया, उनका सम्मान किया, पर उनको कोई हक नहीं है हमें लड़वाने का। अरे भले ही हम सौतेली बहनें हों, लेकिन हम दोनों में प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर है और ये बात उनको समझनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ महीनों के लिए ही तो आई है, क्या ये सब सही है? सब सही है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद दिन यूं ही बीतते हैं और सोमवती अब खुद ही घर के काम करती और तो और रसोई भी संभालती। वही सीमा और रीमा उसके आगे लड़ने का नाटक करती। और ऐसे ही एक दिन बेचारी दादी घर में पोछा लगाते हुए गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है, अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी टांग टूट गई रे। उसकी आवाज सुनकर सीमा और रीमा वहाँ आते हैं और सीमा बोलती है, दादी मुझसे अकेली नहीं उठेंगी। रीमा हाथ लगवाओ, अगर तुम इन्हें उठाओगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़ना बंद करो और मुझ पर तरस खाओ। सोमवती की बात सुनकर रीमा और सीमा मिलकर उसे बेड पर लिटा देती हैं और रीमा बोलती है, क्यों दादी, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो खुद तो गिरोगी ही ना। ये सब सुनकर सोमवती को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी उम्र की होकर भी नादान थी, जो दो बहनों में लड़ाई करवाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों बहनों से माफी मांगकर अपने गांव वापस चली जाती है और ये दो सौतेली बहनें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार के साथ हमेशा खुश रहती है। सुशांत हॉल में बैठा होता है और उसकी पलकें आंसुओं से भीगी होती है, क्योंकि वो बेचारा बैठे बैठे प्याज जो काट रहा होता है और खुद से बोलता है, मेरे घर वालों को मैं हंसता खेलता रास नहीं आ रहा था, इसीलिए कर दी शादी। अब बैठ के लहसुन प्याज छीलो और क्या। अरे प्याज कटे के नहीं, सब्जी आज ही बनानी है, कल नहीं। और क्या अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे हो? मैं तो ये कह रहा था, ये सब्जियाँ काटना कितना मुश्किल काम है ना, तुम कैसे कर लेती हो यार। बस बस रहने दो तुम तो। तुम्हें पता है आज मेरे सपने में निक्की आई थी। कौन निक्की? निक्की मेरी बहन, तुम्हारी साली। हाँ अपनी निक्की। अच्छा क्या कह रही थी? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, जीजू सुनो ना। हाँ नोटी, निक्की की आवाज निकालकर मेरा मूड बनाने की कोशिश कर रही हो ना। लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। दीदी मैं यहाँ हूँ। जैसे ही ये आवाज आती है दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ निक्की अपना सूटकेस लेकर उदास सा चेहरा बनाए खड़ी होती है और भागकर दोनों की तरफ आती है, जिसे देखकर सुशांत अपनी दोनों बाहें उसे गले लगाने के लिए फैला लेता है। लेकिन निक्की आकर चंचल के गले लग जाती है और ये देखकर सुशांत एकदम से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, अरे वाह साली साहिबा, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है, अभी चंचल तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अरे आप चुप करिए। निक्की क्या हुआ, तो सुबह सुबह यहाँ, वो भी सामान के साथ, क्या बात है? वो जीजू मुझे शादी करनी है। हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। हाँ बोलो कब करनी है, मैं सब तैयारी करवा दूंगा। मुझे शादी करनी है जीजू, लेकिन अपनी पसंद से, और माँ जबरदस्ती अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहती है, इसीलिए मेरी उनसे बहस हो गई और मैं सारा सामान पैक करके यहाँ पर आ गई। खुशी देकर बड़ी जल्दी झेल ली। भगवान हर किसी को अपनी साली पसंद होती है, तो आप डायरेक्ट साली से ही शादी क्यों नहीं करवाते? बाद में जब हमें वो पसंद आती है तो जालिम जमाना हम जैसों को ठरकी बुलाता है। अरे कौन सी दुनिया में खो गए, वो कुछ कह रही है, सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही किया निक्की तुमने। अरे सोच समझ कर ही शादी करनी चाहिए। मैंने शादी के नाम पे हादसा बर्दाश्त कर लिया, तुम्हें थोड़ी करने दूंगा। आप क्या कहना चाहते हो? मुझसे शादी आपकी जिंदगी का हादसा है? अरे पगली, निक्की तुम्हारी बहन भी ना
हर बात दिल पे ले लेती है। अरे निकी आई है, नाश्ता वाश्ता कराओ, बेचारी भूखी होगी। जिसके बाद चंचल निकी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तीनों मिलकर सुशांत चंचल की शादी की एल्बम देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सुशांत का दोस्त कार्तिक आता है और बोलता है, ओ कमीने, तू अपना फोन किस कोने में फेंक कर रखता है? कितनी बार कॉल कर लिया मैंने। अरे कार्तिक, इतने दिनों बाद आए हो और आते ही गुस्सा। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? भाभी जब भी कॉल करता हूँ मजाले की ये उठा ले। मैं तो कहता हूँ इसको फोन की जगह एक कबूतर ला के दे दो, कम से कम 2 दिन में इसकी खबर तो मिलती रहेगी। अरे मेरी औलाद शांत हो जा, आसपास देख भी लिया कर, आधे ही गालियाँ बकनी चालू कर देता है। मेरी साली आई हुई है, उसके सामने तो दोस्त की इज्जत रख ले। उसके इतना कहते ही कार्तिक की नजर निकी पर पड़ती है और वो उसे एकटक देखते ही रह जाता है और निकी भी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी चंचल निकी के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, निक्की, निक्की, किचन में चलें? कुछ खाने को लाते हैं इनके लिए। हाँ, चलिए ना। इतना कहकर वो उसे देखते हुए किचन की ओर चली जाती है। जिसके बाद सुशांत उसे बोलता है, बस कर, कितना घूरेगा? तेरी भाभी की बहन है। भाभी की बहन है तभी तो घूर रहा हूँ। साले तेरी साली है, वो भी कुंवारी। तूने कभी बताया क्यों नहीं? तूने तो घर बसा लिया, मुझे भी तो शादी का लड्डू खाने दे। अबे ओ सड़क छाप मजनू, निकी को लव मैरिज करनी है और तूने अपनी शक्ल देखी है? जुगाड़ वाली शादी होती है ना, उसके लायक भी नहीं है तू। अबे यानी तूने अभी तक पहचाना नहीं है मुझे? अबे लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पर। हाँ तो खुद सोचना, सुअर जैसा इंसान देखकर कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है? अब तू जो बोल, मैंने तो सोच लिया है, तेरा साड़ू बन के रिदम लूंगा। जिसके बाद निकी और चंचल चाय पकोड़े लेकर आते हैं और चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। और उसके बाद उसी शाम को निकी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो, कौन? वही जिसे आज चाय पीते समय प्यार से निहार रही थी आप। ओ आप जीजा जी के दोस्त कार्तिक बोल रहे हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? क्या बात है, पहली मुलाकात में नाम भी याद हो गया। और हो भी क्यों ना, मैं कोई भूलने वाली चीज हूँ क्या? वो भाभी ने अपने इस देवर की अर्जी पर आपका नंबर सेंड कर दिया, बस। इतना कहकर वो हंसने लगती है और सारी रात दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और कुछ ही समय बाद निकी और कार्तिक सुशांत चंचल को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। जिस पर चंचल बोलती है, तो आखिर तुझे प्यार हो ही गया। और कार्तिक, तुम तो बड़े तेज निकले, मेरी निक्की पर अपना जादू चला ही दिया। क्यों बे लुटेरे, दोस्त के घर में डाका? अपनी बर्बादी की बड़ी जल्दी पड़ी है। हाँ तो तूने तो कोई मदद नहीं की, तो मैंने ही सेल्फ हेल्प करके निक्की को इम्प्रेस कर लिया। सुशांत, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें माँ से भी निक्की की शादी की बात करनी होगी। वैसे भी वो निक्की से नाराज हैं। मैं उन्हें कल ही फोन कर सब बता दूंगी और यहाँ आने के लिए भी कह दूंगी। और जैसे ही निक्की के बारे में चंचल अपनी माँ सुजाता को कॉल पर बताती है, वैसे ही सुजाता बिना देर किए चंचल के घर आती है और वो चारों मिलकर उसे समझाते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद सुजाता बोलती है, आखिर इस जिद्दी लड़की को अपने ही मन की करनी होती है। और दामाद जी, चंचल तो निक्की की बातों में आ गई, लेकिन आप तो समझदारी से काम लेते, लेकिन नहीं, आपने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो ठीक है, अब आपको ही निक्की की शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने आ जाऊंगी। अरे सासू माँ, ऐसा जुल्म मत करो, भला दोनों बहनों के बीच में क्या ही कर पाता। चंचल, तुम तो कुछ कहो। हाँ हाँ, कहती हो ना। ठीक है माँ, आपने शादी के लिए मंजूरी दे दी, वही बहुत है। और निक्की की शादी उसके माँ के आशीर्वाद से हो, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। आप चिंता मत करो, आपके दामाद जी सब संभाल लेंगे। अरे ओ पागल औरत, क्यों अपने पति को कंगाल करने पर तुली है? इससे अच्छा था कि ये चुप ही रहती। जिसके बाद निक्की और कार्तिक सुजाता के पैर छूते हैं और उसके बाद सुजाता वहाँ से चली जाती है और बेचारा सुशांत लग जाता है अपनी साली की शादी की तैयारियों में। एक दिन वो शादी में होने वाले खर्चों का हिसाब लगाता है। तभी वहाँ चंचल आती है और
सुशांत खुद से बोलता है। कैटरिंग हो गई, मैरिज हॉल भी बुक कर लिया, डीजे वाले को भी पेमेंट कर दी, डेकोरेशन हॉल वाला कर ही देंगे। और निक्की का लहंगा लेना है, महंगे वाला। ये पागल औरत, तेरा दिमाग फिर गया? अरे मजाक मत करो, मेरी शादी हुई है, पता है मुझे। शादी का जोड़ा लड़के वाले देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।